नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोरोना काल में जब वैश्विक स्तर पर विश्व के तमाम देश मंदी से जूझ रहे थे, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश देसी विदेशी कंपनियों की पहली पसंद बना रहा। कोरोना काल के दौरान देसी विदेशी 57 कंपनियों ने 46,501 करोड़ रुपए के निवेश के लिए प्रदेश सरकार से करार किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ रोजगार में भी इजाफा होगा। सीएम योगी ने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही यूपी का खोया रुतबा वापस लाने के लिए रणनीति के तहत काम शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टर समिट आयोजित किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देशी विदेशी कंपनियों के मुखिया शामिल हुए। सीएम योगी की इस रणनीति का परिणाम अब धरातल पर दिखने लगा है। कोरोना काल में 28 विदेशी कंपनियों ने 9,357 करोड़ के निवेश के लिए यूपी के साथ करार कर दिया है। इतना ही नहीं, इस करार से चीन के होश भी फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि इन 28 कंपनियों में एक जूता बनाने वाली कंपनी ऐसी है जो चीन से शिफ्ट होकर भारत आई है और 300 करोड़ के निवेश के साथ आगरा में उत्पादन शुरू भी कर चुकी है। इसके अलावा 37,144 करोड़ का निवेश करने के लिए घरेलू 29 कंपनियों ने भी करार किया है। यानी कुल मिला के एक साफ संदेश दिया गया है कि ऐसे वक्त में जब कंपनियां अपना पैसा जो डूबा हुआ था उसे निकालने की जद्दोजहद कर रही थी, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बहुत सी कंपनियां आ रही हैं। तो ये एक सकारात्मक नतीजा है उन कदमों का जो सरकार के जरिए उठाए गए थे, रोजगार के जो संसाधन है उन्हें उपलब्ध कराने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए। आज चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कदम उठाए गए जिससे निवेशक आकर्षित हुए हैं और क्या दूसरे राज्यों को भी यहां से सबक लेने की जरूरत है कि कैसे व्यवस्था को बेहतर करके निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। कई ऐसे सवाल होंगे, जानेंगे हम अब से कुछ देर में। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है क्या वाकई उसने एक उदाहरण पेश किया है दूसरे राज्यों के सामने भी, ताकि वो भी एक सबक ले सकें, सीख सकें कि कैसे निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। तो कई कंपनियां जो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगी और करीब 45,000 करोड़ से ज्यादा का यह निवेश होगा। और जाहिर है जब निवेशक आएंगे, निवेश होगा, कंपनियां खुलेंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और ये वो मसला है जिस पे पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा है। कोरोना काल को लेकर जिस तरह से यूपी सरकार ने काम किया है, इस बीच रोजगार में किस तरह से उत्तर प्रदेश में इजाफा हुआ है, ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है। जहां पर कई राज्य मुश्किल में जूझ रहे थे, जहां पर कई राज्यों में रोजगार लोगों को छिन रहा था, लोगों के ऊपर आर्थिक मंदी का दौर गुजर रहा है, वही दूसरी ओर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स की पसंद उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, वैसे ही रोजगार बढ़ने की संभावनाएं भी और ज्यादा हो रही हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कौन से कदम उठाए जिससे कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बन चुका है। और जाहिर तौर पर जो जूता कंपनी चीन से भी यहां पर अपना कारोबार शिफ्ट कर चुकी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कंपनी भी लेकर आई है। आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, आखिर ये सब हुआ कैसे, धरातल पर योजनाएं कैसे काम कर रही थी, किस तरह से इन योजनाओं ने सभी को चुप करा दिया और रोजगार के लिए जितनी भी बातें की जा रही थी उसके बाद आखिर में जो परिणाम निकल कर आए हैं वो सबके सामने ला दिए। इन्हीं पर आज की हमारी चर्चा आधारित रहने वाली है। कोरोना काल में किस तरह से देशी विदेशी 57 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के साथ करार किया है। 46,501 करोड़ के निवेश के लिए यह करार किया गया है, इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। और किस तरह से ये कदम सफल हुए हैं, कैसे सरकार की नीतियां रही, उनको लेकर भी आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे वक्त में जब बहुत से निवेशक जो हैं वो अपना पैसा निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उस वक्त में उत्तर प्रदेश में निवेशकों का आकर्षित होना, आना, निवेश करना, ये एक बड़ी पहल है और इसे एक बड़ी उपलब्धि भी माना जाएगा बतौर सरकार के तौर पे कि अगर निवेशक आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जाहिर है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बहुत से संसाधन बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो कदम पिछले कई दिनों में सरकार की तरफ से उठाए गए हैं उनका ये परिणाम है, उनका ये नतीजा है कि निवेशक उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए। सवाल एक यहाँ पे ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश अब आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि ये संकेत कहीं ना कहीं इस निवेश के माध्यम से ऐसा ही नजर आ रहा है। ऐसे कई बिंदु हैं जिसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो निवेशक जब आएंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, क्या नतीजे हमारे सामने होंगे। क्योंकि रोजगार के जब अवसर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनियां भले विदेशी हों लेकिन अपने ही देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में केंद्र में रहा है। विपक्ष लगातार इस मसले पे सरकारों को घेरता रहा है, लेकिन अब सरकार कैसे इसका जवाब देने के लिए तैयार है, कैसे निवेशक जब आएंगे, निवेश जब होगा,
तो उसका क्या इफेक्ट होगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ पहलू हैं जिसे जानेंगे समझेंगे। तो बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में जो निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं और निवेश कई कंपनियां करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैश्विक स्तर पर लगातार उत्तर प्रदेश की सराहना की जा रही है, जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना को काबू में किया है, और दूसरी ओर आर्थिक मंदी का जो दौर जिससे गुजर रहा है यूपी, कैसे उससे उबरने की पूरी कोशिश की जा रही है, रोजगार के नए अवसर लाए जा रहे हैं, ये सभी बातें सामने आई। लेकिन आखिर इसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि कई ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश को एक डेस्टिनेशन के तौर पर देख रही हैं। तमाम कदम जो सरकार ने उठाए, उसी के बाद जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी पसंद बनाया और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बारे में सोचा, और अब लगातार निवेश के लिए पहली पसंद इन्वेस्टर्स की यूपी बन चुका है। सिंगापुर की 2 कंपनियों का 1600 करोड़ का करार है, यूएस की 5 कंपनियों का 309 करोड़ का करार है, यानी कि लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में यूके की 3 कंपनियों ने भी 1375 करोड़ का करार किया है, और लगातार कई ऐसी कंपनीज है जो अब सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश किया जाए। ऐसे में इन्वेस्टमेंट जितना आएगा उतना ही रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, और युवाओं को खास तौर पर जब रोजगार मिलेगा तो जाहिर तौर पर प्रदेश का, राज्य का विकास होना बनता है। बिल्कुल, और समझने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा में कि इसके क्या इफेक्ट होगा, कैसे निवेशक आकर्षित हुए, क्या कदम उठाए गए, और क्या दूसरे राज्य भी उत्तर प्रदेश से सबक ले सकते हैं, क्या उत्तर प्रदेश आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होगा। ऐसे कई सवाल हैं जिसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इफेक्ट क्या होगा। तो यूपी में इन्वेस्टमेंट से रोजगार में इजाफा होगा और जाहिर है कि रोजगार मिलेगा युवाओं को। कनाडा की 2 कंपनियों का 1746 करोड़ का करार है। इसके अलावा जर्मनी की 4 कंपनियां हैं जिनका 300 करोड़ का करार है, और इसी तरीके से कुछ और विदेशी कंपनियां हैं। हांगकांग की बात करें तो एक कंपनी का 1000 करोड़ का करार है। तो चर्चा शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विपक्ष सोचता है, सरकार ने क्या कदम उठाए, और आर्थिक गतिविधियों के नजरिए से अगर देखें तो इसका क्या असर होगा। हमारे साथ मनीष खेमका है, को चेयरमैन है पीएचडी चैंबर के। इसके अलावा जावेद खान है, प्रवक्ता कांग्रेस के। जयप्रकाश है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और कपिश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की इस चर्चा में। सबसे पहले कपिश जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले कई दिनों में रोजगार के मुद्दे को आधार बना के, निवेश को आधार बना के, अर्थव्यवस्था को आधार बना के सरकार को खूब घेरा, लेकिन आज जब बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया? राजेश भाई, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारे प्रेशर बनाने पे कुछ एएमयू इनके सिग्नेचर हो गए। मैं तो ये बात पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है रोजगार आवे, हम लोग भी तो यही चाहते हैं अल्टीमेटली। कोई भी राजनीतिक दल देश का विकास ही चाहता, देश का पतन कोई नहीं चाहता। लेकिन बावजूद इसके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तो एएमयू, जितना आपने बताया कि कुछ एक कंपनियों का सिग्नेचर हुआ है जी, लेकिन 2017-18 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समिट हुई थी, इन्वेस्टर समिट, उसमें तो इन्होंने 400 एएमयू सिग्नेचर किए थे। कितने इन्होंने धरती पर उतारे, जरा हमें बता दीजिए। तो आज हम कैसे हर्षित हों, क्योंकि पहले जो इनका रिपोर्ट कार्ड रहा है वो 400/0 रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी एएमयू सिग्नेचर हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, और इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हाँ, एक जरूर है कि चलिए ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो बात आगे बढ़ी। अब इनके सरकार में उसकी स्थापना होती है या चुनाव के बाद स्थापना होती है या नहीं होती है, ये तो भविष्य के गर्त में होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह कहना चाहेंगे, कम से कम अगर पॉजिटिव दिशा में हम लोगों के कहने पे अगर सरकार काम करती है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश के जनता का कल्याण लेकिन होगा। कपिश जी, 2017 के और 2020 के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं, जमीन आसमान का उसमें फर्क है। मौजूदा वक्त में कोरोना संकट ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने है, और ऐसे वक्त में जब कंपनियां अपना निवेश, जो पैसा है वो निकालने का सोच रही हैं, उस वक्त में अगर उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है तो ये उपलब्धि तो है सरकार की। राजेश भाई, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोविड के अंदर अगर भारत में सहजता से उद्योग मोदी सरकार ना ला पाए तो शायद आम समय पे बिल्कुल नहीं ला पाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीन से पूरा विश्व खफा है, और चीन के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों की थी वो इस समय व्याग्र है कि कहाँ जाएं।
इंडिया से ज्यादा तो उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका में बैठाने की कोशिश की है। शायद आपको इस बात की नॉलेज ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा बांग्लादेश में जो है वो इन्वेस्टर्स जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ लेबर और ज्यादा सस्ते हो गए हैं। तो इनको तो ये चाहिए विदेशी कंपनियों को कि यहाँ से ज्यादा फायदा कमाया जा सकता है, तो इंडिया से भी सस्ता जमीन और सस्ती लेबर वो बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकार दे रही है, इसलिए भारत से ज्यादा तो उनके पास इन्वेस्टर जा रहे हैं। ठीक है जावेद खान, आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहता हूं इस पे, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अर्थव्यवस्था को आधार बना के, रोजगार को आधार बना के, बेरोजगारी को आधार बना के सरकार को घेरती रही है। अब जब उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कंपनियां विदेशी आ रही हैं, उस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से अगर रोजगार आता है और स्थायी रोजगार आता है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन एक आपने दो इन्वेस्टर समिट की, जिसमें एक 300 करोड़ का रोजगार आगरा में आ गया चीन से। अभी कपीस भाई कह रहे थे कि देखिए ये सत्य है कि कोरोना के संक्रमण काल में अगर भारत सरकार विदेशी निवेशकों को उस स्तर पर आकर्षित नहीं कर पाई जिस स्तर पर बांग्लादेश और श्रीलंका ने आकर्षित। ठीक है, संपर्क टूट गया है जावेद जी का। फिलहाल मनीष खेमका जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो बातें सुनी होगी, यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत अगर उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर पाया है तो कहीं ना कहीं कमी भारत में। लेकिन यहाँ हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, एक राज्य के तौर पर यूपी ने कितना विकास किया है और कितनी बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल में जब कई और राज्य बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब इन्वेस्टर्स यहाँ पर आना चाहते हैं। भारत के तौर पर, एक देश के तौर पर अलग बात है, लेकिन राज्य के तौर पर बहुत विकास किया उत्तर प्रदेश ने, और जाहिर तौर पर रोजगार भी बढ़ेगा इससे और इन्वेस्टमेंट तो और अट्रैक्ट हो ही रही है। क्या कुछ इसको लेकर आप कहेंगे? नहीं देखिए, राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप को जो है एक अलग बात है, लेकिन अगर हम फैक्ट पे नजर डालें ना तो ये सारी चीजें पीछे की तरफ से साफ हो जाती हैं। अगर जैसे हम वर्तमान सरकार की तुलना अगर पिछली सरकार से अगर हम तुलना करें तो जैसा कि मुझे याद आता है कि पिछली सरकार में जो शायद आखिरी इन्वेस्टर समिट हुई थी तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का कुछ जो है इन्वेस्टमेंट, और जो वर्तमान सरकार में जो इन्वेस्टमेंट तो उसमें करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट आया था। तो शुरुआत में हम लोग को लगा एक स्वाभाविक एक्सपेक्ट शुभा रहता है कि शायद कहीं कुछ आंकड़ेबाजी करी गई हो, कुछ आंकड़े कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताया गया। लेकिन एक तो सबसे पहली बात, इतनी विशाल धनराशि जितना कि करीब जो है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट होता है, अगर आपको करीब 4,80,000 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार का बजट था, और इस बजट के ही करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट आया। और अभी जो अपने उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिनों पहले उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्होंने आंकड़े देकर के बाकायदा इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें 43% जो है जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुए थे करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के, तो 43% इन्वेस्टमेंट करीब 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे काम चल रहा है। तो सरकार की अगर ये स्वीकारोक्ति है तो पिछली सरकारों की तुलना में जब खाली 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आता है, मुझे पता नहीं कि कितना धरातल पर आया, और सरकार यदि ये आ रही है कि जो है उस 4.25 लाख करोड़ रुपए में से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे ऑलरेडी काम चल रहा है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और एक प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार का ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है सर, आप ही की बात पे कपिश जी टिप्पणी करना चाह रहे हैं, कपिश श्रीवास्तव। मैं उसके बाद कुछ और सवाल पूछूंगा मनीष जी आपसे, आपके पास आता हूं, लेकिन कपिश कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, खेमका साहब ने जो बात कही है, बहुत रेलिवेंट बातें कही, लेकिन एक बात खेमका साहब पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ, विश्वास के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि 2 लाख करोड़ पे क्या काम चल रहा है, क्योंकि जहां तक हम लोग के नॉलेज है और हम लोग ने जो आरटीआई निकाली थी उस पर हमें सिर्फ ये बता दें कि कहां पे इनके समय में इन्वेस्टमेंट आ गई, उद्योग लग गए, लोग रोजगार पा गए और उत्पादन होने लगा। क्योंकि ये तो बाकी सी चीजें कोरी बातें हैं, ये कह देना सरकार की तरफ से कि ये कहा गया कि 2 लाख करोड़ पे काम चल रहा है। ये वो सरकार है जो 6 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर वर्ल्ड बैंक और विदेशों से जो है वो पूरे भारत जब से आजाद हुआ है उसका 6 वर्ष में इन्होंने 49% कर्जा लिया है।
तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पा रही है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो 49 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने 6 वर्षों में लिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां पर लगा दिया है। तो खेमका साहब क्योंकि खुद व्यापार और व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, शायद वो मेरे अर्थशास्त्र को समझ सक रहे हैं। ठीक है जयप्रकाश जी, सवाल ये है कि जो 2017 में एक बड़ा आयोजन हुआ था निवेश को लेके, उसका असर कितना हुआ है, उससे कितना निवेश आया? विपक्ष का सवाल आज भी ये बरकरार है। उनका कहना है कि आज जो हो रहा है, अगर अब भी ना हुआ कोरोना काल में जैसा चीन के खिलाफ नाराजगी है, तो फिर कब होगा? ये तो होना चाहिए, जबकि बांग्लादेश का जिक्र किया गया कि हमसे अच्छे हालात उनके हैं। देखिए राजेश जी, अंतरराष्ट्रीय हालात में तो निश्चित रूप से कोरोना के कारण चीन से जो है इन्वेस्टर इधर उधर भागेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति आप 2017 से पहले देखिए तो उत्तर भारत के बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। भारत में FDI आती थी, लेकिन वो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के कर्नाटक, तमिलनाडु में चली जाती थी। जबकि उत्तर प्रदेश के हालात ये है कि कृषि आधारित जो उद्योग है, हम पंजाब से ज्यादा गेहूं पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा भारत में दुग्ध उत्पादन करते हैं, और चावल सब्जी आदि में भी वो हमारे किसानों की मेहनत, तो उसका श्रेय भाजपा या सपा को नहीं। जब हमारे पास भारत के सबसे ज्यादा IT प्रोग्रामर भी है, सबसे ज्यादा सस्ते असंगठित श्रमिक है, सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद अधिशेष है, तो अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लघु, मैं मानता हूं चलिए भारी उद्योग के लिए तमाम चीजें चाहिए होती इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो जिलेवार हमारे कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको सुनियोजित ढंग से, कानपुर हमारा मैनचेस्टर कहलाता था। और राजेश भाई आपको याद होगा कि सपा और बसपा की सरकारों ने राजनीतिक विद्वेष से उसकी 8 घंटे कटौती लाई थी, कह जाती थी। जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर यह है कि संगठित अपराधी वसूली शुरू करेंगे, तो प्रदेश में इन्वेस्टर आते नहीं थे। कितने आए नहीं आए वो चर्चा का मतलब मूल कारण नहीं, मूल तो ये ध्यान देने लायक है कि काबे का सूफ टूटा है। कम से कम व्यवसायियों को विश्व स्तर पे, भारत स्तर पे यकीन हुआ है, संगठित अपराध की कमर टूट गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय बना है, इलेक्ट्रिसिटी की एक क्वालिटी है। ये नहीं है कि रामपुर, इटावा, आजमगढ़ में 18 घंटे गांव में आएगी, 24 घंटे बाकी जगह काट दी जाएगी। अब हमारे मुख्यमंत्री या मंत्री के खास जिलों में नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहाल हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, कोई बड़ा से बड़ा माफिया वसूली नहीं कर पा रहा। तो इजी डूइंग, मतलब किसी इंडेक्स से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सुधरने का बुनियादी कारण यह है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है, और योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी को आश्वस्त किया है कि 1 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो महाराष्ट्र से पहले हम हासिल कर लेंगे। इसलिए शुरुआत अच्छी है, आंकड़ों पे जाने का सवाल ही नहीं है, आगे तो हम हासिल कर ही लेंगे। ठीक है जयप्रकाश जी। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीश जी बताइए। देखिए, जयप्रकाश जी ने, आदरणीय प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने पूरी क्षमता से कोशिश की है कि हवाई बात, असंगत बातों को करके सुसंगत तथ्यों से ध्यान हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा, जैसे कि हम शुरुआत से ही उनके बातों को एक एक करके काटे। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का उन्होंने नाम लिया जिनको वो बीमारू राज्य कहते हैं। बीमारू राज्य की परिभाषा अगर हम पूछे तो शायद हमारे पांडे जी नहीं बता पाएंगे, खैर उसको जाने दें। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस समय तो बीमारू देश बन जा चुके हैं। 2014 के बाद से लेकर के जो GDP थी आपकी, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद से ही ये सारे मानक तय होते हैं, और सकल घरेलू उत्पाद में क्या क्या चीजें आपने गड़बड़ की है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इन्होंने सकल घरेलू उत्पाद जो आपका GDP है वो तो 10% पे लगभग मनमोहन साहब से लिया था, और ये मुतवातिर गिरते चले आए, और कोरोना काल के पहले तक इनकी GDP 3.5% तक थी, जबकि ये -3.5% में थे, क्योंकि इन्हीं के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने यह आरोप लगाया था, और जिसको रघुराम राजन साहब ने भी जिसकी पुष्टि की थी, क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद निकालने के लिए कमोडिटीज होती है। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको अर्थशास्त्रीय भाषा समझा रहा हूँ कि जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज होती है उसमें जो जिस 2 तरह की चीजें आती हैं, 2 तरह के बास्केट होते हैं, उसमें आपने एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि उसको उठा करके आपने मूल वाले में दाखिल कर दिया, और आधार वर्ष 2012-13 की जगह 2014-15 बना दिया। तो जब आप आंकड़ों में फेर बदल कर देंगे तो GDP भले आप 3.5 दिखा लें, हकीकत यह है कि उस समय -3.5 थी, और आज तो पूरा देश आपने बीमार कर दिया है मित्र। 23.9% की GDP है, और आप उत्पादन के रेट में भी माइनस पे हैं, क्योंकि आपके यहाँ केवल
जो है वो 16% ही भारी उद्योग है और बाकी सब जो है वो लघु और मध्यम उद्योगों के बीच में आते हैं। वन प्रोडक्ट की भी बात आपको बता दे रहे हैं। आप कोई नया लेकर के नहीं आए हैं। कनौज का इत्र आज से ही फेमस नहीं है, मलियाबाद का आम आज से फेमस नहीं है, गोरखपुर का टेरिकोटा आज से फेमस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो मार्केट नहीं किया है। की बातें हैं, प्रोडक्ट की बात है। बनारस की बनारसी सिल्क किसको नहीं फेमस है? रेशम की कढ़ाई किसको नहीं मालूम है कि चिकन का फेमस है? पूरे वर्ल्ड में पहले से सप्लाई जाता था। ये तो सरकार पूरे देश को बीमारू बना दिया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं। और हकीकत ये है कि जो ये कह रहे हैं इस पर किसी को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि 400 एमयू जो सिग्नेचर हुए थे उसमें से 350 से ज्यादा एमयू पे कोई काम नहीं हुआ। ठीक है मनीष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसे क्या सरकार की तरफ से कदम उठाए गए कि मुश्किल वक्त में भी, संकट के दौर में भी जो विदेशी कंपनियां हैं, निवेशक है, वो उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए हैं? क्या व्यवस्था में यहाँ पे बदलाव हुआ है जिसके प्रति निवेशक आकर्षित हुए? नहीं देखिए राजेश जी, कुछ जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है और सरकार के आंकड़ों पर शक करना जो है लोकतंत्र के लिए हालांकि शुभ संकेत है, लेकिन जैसे इन्हीं आंकड़ों पर बार बार जैसे सवाल उठाई जाता है कि जो है कैसे क्या हुआ है, मतलब हम लोग को भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम कुछ खास चीजों को अगर देखेंगे तो इस बात पे यकीन कर पाएंगे कि वास्तव में धरातल पर आ रही है। जैसे उसमें एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे ये अगर जैसे 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है, अभी हाल में ही सरकार ने एक 1100 प्लॉट्स का आवंटन किया है एकदम तरीके से, पारदर्शी तरीके से, जो है 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जिसपे लागू हुई है। फिर अब जैसे और जो योजनाएं जो अनाउंस हुई हैं सरकार की, आप जैसे फिल्म सिटी परियोजना है, ऑलरेडी उसके लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है और जो मेरी जानकारी में है कि 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए शुरुआती तौर पे जो है अलॉट किए गए हैं, जबकि 5,000 करोड़ का बजट है। तो इस टाइप की जैसे तमाम सारी चीजें हैं और इन चीजों के साथ ही तो निश्चित ये बात तो है कि धरातल पर चीजें हो रही हैं, सरकार की नीतियां ठीक है, सरकार मेहनत से काम कर रही है। तो ये बात जरूर मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है कि शायद क्रियान्वयन में कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशन में जरूर कमी हो सकती है, लेकिन उसकी गुंजाइश हर समय रहती है और उससे जो है सरकार काम कर सकती है। जैसे ये भी बात हुई कि जो अगर सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इससे करीब 2 लाख जो है रोजगार क्रिएट होंगे। तो रोजगार भी इस पर मुझे लगता है कि रोजगार पर जो है सरकार को काम करने की जरूरत है और काम हो रहा है। कोरोना जैसी जो है महामारी की जो चुनौती है उससे निपट करके सरकार यदि काम कर रही है तो मुझे इसमें कोई भी लेकिन मनीष जी, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कोई भी निवेशक या कंपनी तभी आपकी तरफ आकर्षित होती है जब उसे एक सुरक्षित माहौल मिले, जब उसे बेहतर कनेक्टिविटी मिले, जब उसे व्यवस्था बेहतर मिले। तो आपको लगता है कि इन चीजों में सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में, तभी शायद ये विदेशी कंपनियां आकर्षित हो रही है इधर? ये बातें जनता के सामने हैं कि जिस तरह से जो घोषित अपराधी थे जो सभी जानते हैं, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने इतनी कड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं देखी। तो ये सारी बातें जो है निवेशकों में विश्वास जगाती हैं। जो एक जो मोदी जी का ब्रांड नेम जो बाहर हो गया है, और हम लोग तो आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और बराबर हम लोग बैठकें कर रहे हैं जो विदेशी निवेशक हैं। अब जैसे कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कनाडा के साथ में जो है एक मीटिंग करी और वो हम लोग का मुश्किल से करीब घंटे भर का जो वेबिनार प्लान था वो 2 घंटे से ज्यादा चला और उसमें खुद जो कनाडा का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है ऑन्टारियो जो है, उसके मिनिस्टर्स के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर खुद बैठे हुए थे और साथ में हमारे यहाँ पे प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी और मंत्रीगण थे। तो वे सभी जो है सब इच्छुक हैं। तो जो बातें हमको सामने दिख रही हैं वो तो अभी आंकड़े आ रहे हैं और मुझे लगता है जितना काम इस पे चल रहा है, यदि इसका अनुमान यदि ठीक रहा तो काफी उसका जो है रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट हम लोग दिखाई देगा। जैसे अभी ओडीओपी की बात हो रही थी, तो ओडीओपी के मामले में अभी सिंगापुर की कंपनी उसने खुद सरकार को जो है प्रपोजल भेजा कि साहब हम ओडीओपी से रिलेटेड उत्पाद मंगाना चाह रहे हैं। अभी कृषि की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, तो कृषि के मामले में
उत्तर प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे आ गया पूरे देश भर में कृषि के एक्सपोर्ट के मामले में। कपिश यार रिलेटेड बहुत गुजारिश है। हम लोग सीबीआई से बात कर रहे हैं, कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री है, ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस चैम्बर है उससे हम लोग अपना जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुषमा जी, उनसे लगातार बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, जापान के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो मैं देख पा रहा हूँ सरकार का काम तो निश्चित चल रहा है जी। और मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य ये बताएगा कि उसमें से कितनी चीजें साकार हुई, तो चीजें ठीक दिशा में जा रही है मेरे हिसाब। ठीक है मनीष जी। कपिश जी आपका रुख मैं करूंगी, जावेद जी का बहुत देर से रुक नहीं किया। जावेद जी देखिए यहाँ पर आप पहले आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जावेद जी देखिए मनीष जी ने तमाम बातें कही, उसमें एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिला है, तभी कारण है कि यूपी उनकी पहली पसंद बन गई है। और रोजगार और अपराधों को लेकर हमेशा आपका मुख्य मुद्दा रहा है जब भी आप विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जब निवेशक एंट्री कर रहे हैं यानी कि साफ तौर पर सुरक्षित माहौल उन्हें मिल रहा है, तो इसे मानने में आखिर क्या कमी रह गई है? क्या आप क्यों नहीं मान पा रहे हैं ये चीज? मनीष जी तो अपने निजी सुरक्षा गार्डों के घेरे में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है? अभी हमारे आदरणीय भाई जयप्रकाश जी भी कह रहे थे, तो मैं जरा जवाब दे दूं उन बातों का कि स्थितियां क्या है जी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट क्या है? ये कांग्रेस का कोई जो है संस्थान नहीं है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की क्या रिपोर्ट है, एनएसएसओ की क्या रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, और राज्य सरकार ने बेरोजगारी के मामले में स्वयं क्या सदन में स्वीकार किया है। आप जरा देख लीजिए 2018 में मेघना जी 2018 में सरकार ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 5.92 है। 2019 में सदन में सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू जी के सवाल पर कहा कि एक वर्ष के अंदर भाजपा के शासन काल में 9.97% की दर से बेरोजगारी बढ़ी है। ये कोरोना काल के पहले का है, जो सरकार रो रही है। अगस्त के महीने में 7 लाख जॉब कार्ड के लिए लोगों ने आवेदन किया उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बुलंदशहर में एक गांव है जुनैदपुर, कोरोना काल के पहले उस गांव में 20 जो है मनरेगा के जॉब कार्ड धारक थे, और कोरोना काल के बाद स्थिति मालूम क्या है? MA, BEd, BBA, MBA बच्चे जो है वहाँ पर मनरेगा के तहत रोजगार के लिए वहाँ पर पंजीकृत हुए। आज वहाँ 200 से अधिक लोग उस गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए मनरेगा में काम कर रहे हैं। आप मनरेगा को, संविदा को अगर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दी गई 11 महीने की संविदा को अगर आप रोजगार मान रहे हैं और कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके 2 इन्वेस्टर समिट बुला के अगर 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने आगरा में ले लिया, 1000 करोड़ सिंगापुर से लेके आ रही है, ये 2 साल में जो करार आपने किए हैं 37,000 करोड़ रुपए के, इनमें कितने लोग आ रहे हैं? चीन की नाराजगी का कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार लाभ नहीं उठा पाई। अधिकांश इन्वेस्टर बांग्लादेश चला गया, लंका चला गया, दूसरे अन्य एशियाई देशों में जहाँ पर श्रम उपलब्ध था वहां चला गया। और ये चला की बेरा में एक फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? आप समूह खा में 5 साल की संविदा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जावेद जी आपने जो चीजें गिनवाई ठीक है, लेकिन अब जो आगे की तस्वीर है जिसमें 45,000 करोड़ का ये निवेश आने की पूरी संभावना करार हुए हैं, विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं, तो जाहिर है इससे रोजगार भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल तो है ये। राजेश जी सकारात्मक पहल का स्वागत है, लेकिन ये 1.5 साल पुराना इन्वेस्ट है। ये इन्वेस्टर समिट में 2 साल पहले आए, ये कब आएंगे? इसकी सीमा रेखा क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर देश में 10वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में नहीं जावेद जी, फिलहाल की तस्वीर की बात कीजिए ना। अभी इन्वेस्टमेंट जो आया है, चीन की कंपनी जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, चीन में जो कंपनी पहले गई थी जूते की कंपनी, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना। कंपनी आई है जिसने काम चालू किया आगरा में ना,
अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं आई है। एक काम चालू हो गया और बाल बजाना शुरू हो गया, ढोल बज गया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल के पहले 6 करोड़ बेरोजगार थे। मैं नीति आयोग में मैंने दल का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर प्रदेश जब आया था, नीति आयोग के सदस्यों ने, उसके चेयरमैन ने, उसमें भाजपा का भी प्रतिनिधित्व था, समस्त मान्यता प्राप्त दलों का था, मैं उसमें था। उस नीति आयोग के ने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो अगली पंचवर्षीय योजना है उसमें 18 से 35 साल आयु वर्ग की जो बेरोजगारी दर होगी वो देश में सबसे बड़ी होगी। इसकी चिंता, इसके आंकड़े कौन देगा? आप वो आंकड़े छिपाते हैं, आंकड़े आप बताना नहीं चाहते हैं। सरकार अभी तक नहीं बता पाई कि उत्तर प्रदेश में कोविड काल में किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है। जो हमारे अप्रवासी, ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है और आंकड़ों में फेरबदल की बात की जा रही है। जयप्रकाश जी से जवाब लेते हैं। में क्या है ये पूरा देश देख रहा है। जी जयप्रकाश जी, देखिए आंकड़ों में फेरबदल का तो आरोप शुरुआत से लगाया जा रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है संतुष्टि नहीं है। अभी 2017 में सबमिट की गई थी, जितना निवेश आया उससे संतुष्ट नहीं है। कहा जा रहा कि ये तो लाभ नहीं ले पाए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए मेघना जी, हमारा देश संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो विश्व स्तर पे मान्यता प्राप्त है और लोगों का विश्वास है। ये कह लेना कि इकोनॉमिक सर्वे है या सदन में जितने भी आंकड़े प्रस्तुत होते हैं उस पर ही विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे अविश्वास है, क्योंकि वो किसी सरकार के मुताबिक नहीं, वो संवैधानिक संस्थाएं। दूसरी चीज जो हमारे जावेद भाई कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ी है, तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में अधिकतम जो युवा है असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और वो प्रवास करते थे बड़े महानगरों में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में। कोरोना की विपदा के कारण वो घर वापसी हुई है, इसलिए नरेगा में जो आंकड़े थे वो भी बढ़े हैं, वो स्वाभाविक है। सवाल यहाँ ये है कि जो जिस रोजगार की बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर, इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उदारवाद के बाद रोजगार का मुख्य स्रोत प्राइवेट सेक्टर हो गया। तो जाहिर सी बात है इस चीज में पब्लिक सेक्टर बनाने लगे, कम्युनिस्ट राष्ट्र सरकार की प्राइवेट सेक्टर में अगर हरियाली आ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक है ऐसा इस इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बाजार है। सबसे सस्ता श्रमिक है, हमारे पास राज्य का बुनियादी काम है, वो राज्य निश्चित रूप से नंबर प्राप्त करता है मीडिया का, जनता का, पूरे देश का। योगी जी का उसमें कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने जिस तरह से संगठित अपराध के विरुद्ध जिहाद किया, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भेदभाव खत्म किया, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा है, तो इन्वेस्टर तो आएंगे ही, और इन्वेस्टर आएंगे तो रोजगार सृजन प्रभावित होगा। लेकिन जयप्रकाश जी, कोई सोचेगी नहीं, सब पब्लिक सेक्टर यानी जयप्रकाश जी, ऐसे क्या कदम उठाए गए सरकार की तरफ से? ठीक है जयप्रकाश जी, आप ये बताएं और विपक्ष को भी संतुष्ट करें कि ऐसे, जयप्रकाश जी समस्या है। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है जयप्रकाश जी आपसे कि ऐसे क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए गए जिससे जो निवेशक है वो आकर्षित हुए? क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक गतिविधियों का क्या आने वाले वक्त में एक केंद्र बिंदु होगा। आखिर ऐसा क्या कदम उठाया गया जिससे निवेशक आकर्षित हुए? क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया उत्तर प्रदेश में? जयप्रकाश जी देखिए राजेश जी, ये आज का ही नहीं है। व्यवसाय जब से शुरू हुआ है, मतलब नगरीय क्रांति, सिंधु सभ्यता के बाद से बुद्ध काल में नगरीय क्रांति हुई थी भारत की जमीन पे। बुनियादी कार्य राज्य का लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर कानून व्यवस्था आपकी सुरक्षित है तो फिर व्यवसाय, जो व्यापारी निजी व्यापार करता है, उसका वित्त, उसका जीवन सुरक्षित है, तो वो खुद लाभ के भावना से व्यापार के लिए आकर्षित होगा, उस जगह केंद्र बनाएगा, व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करेगा। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इसके पहले दुर्भाग्य से संगठित अपराधी, आप अच्छी तरह जानते हैं, हर जिले में समानांतर सरकार चला रहे थे। तो व्यापारियों से वसूली की जा रही है, उनके जान माल का खतरा था, तो कौन इन्वेस्टमेंट करता? तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा कार्य तो लॉ एंड ऑर्डर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई कारखाना चलना नहीं है। उस पे पावर फॉर ऑल एग्रीमेंट पे सिग्नेचर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है केंद्र के सहयोग से। अब हमारे सभी जो जिला मुख्यालय है, महानगर है, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भरपूर है।
ठीक है, आप जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है विपक्ष के नजरिए से समझते हैं? जावेद भी कुछ कहना चाहते हैं, कपिश भी। पहले जावेद जी, ठीक है, एक सेकंड जावेद जी आपके पास आ रहा हूँ। कपिश बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिश जी पहले आप ये बात रखिए, उसके बाद जावेद जी आप रखिएगा। व्यापारी की हत्या कर देता है रंगदारी के नाम पर। ठीक है, जावेद जी आता हूँ। कपिश श्रीवास्तव कानपुर में इन्वॉल्व होता है अपहरण के मामले में, वो स्वयं घूस दिलवा रहा है और जिसका अपहरण हुआ उस गरीब ने का मकान तक गिर गया और IPM साहब ने जेल भेजा। कानून व्यवस्था की स्थिति देश के अंदर बद से बदतर उत्तर प्रदेश की हो गई है। अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हैं कि 6 साल की 7 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हत्या हो रही। कानपुर में तो दुष्कर्मियों ने अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि बच्ची को मारकर उसका कलेजा, उसकी आंखें और उसका भेजा तक खा गए और आपकी पुलिस हाथ पर हाथ रखे रही। ठीक है, कपिश श्रीवास्तव आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं 2 चीजें कहूंगा, एक मनीष खेमका जी के भी हाँ। और हमारे जयप्रकाश जी के, क्योंकि मैंने मनीष जी के ही समय में हाथ उठाया था, मेरी बारी नहीं आ पाई। मैं पहले जयप्रकाश जी से बता सकता हूँ कि इन्होंने अभी जैसे कहा कि अपराधों में कमी आ गई है, तो शायद NCRB के आंकड़े इन्होंने 2019 के देखे नहीं। 7.30% अपराध पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं और 35% के अपराध की वृद्धि साइबर क्राइम के अंदर हुई, भ्रष्टाचार भी बढ़े। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये अपराध की बात को परिभाषित कर रहे हैं जयप्रकाश जी, मैं क्योंकि एक कानून का प्रैक्टिशनर भी हूँ, लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारी नॉलेज बढ़ा दें कि किस एक्ट के अंदर, किस सेक्शन के अंदर संगठित और असंगठित अपराध की परिभाषा दी। जयप्रकाश जी केवल इसी का जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। जयप्रकाश जी बताएं कि किस एक्ट में, किस प्रावधान में संगठित और असंगठित अपराध की परिभाषा दी गई है? आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, किस जिले? अरे यार, हम पूछ रहे हैं सर, आप बता रहे हैं पर हम पूछ रहे हैं सर, कम से कम आप ब्राह्मण शिरोमणि हैं, कम से कम आप तो सही जवाब दे दीजिए। खनन वो करते थे, आप तो सही जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि किस एक्ट में ये परिभाषित किया गया है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, देश और प्रदेश के लोगों को धोखा मत दीजिए। व्यापारी आदमी है, ये बैठ के एक्ट नहीं पढ़े हुए हैं, ये नहीं जानेंगे कि संगठित और असंगठित अपराध क्या है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको कि आप बता नहीं पाएंगे। शायद ये गैंगस्टर एक्ट की बात कर रहे हैं कि जो लोग सफेदपोश अपराध उसमें आते हैं। तो भाई जयप्रकाश पांडे जी गैंगस्टरी एक्ट की बात कर रहे हैं ना? बताइए, हम कायदे से पकड़ के रखते हैं। नहीं, अब आप समझ रहे हैं, जो भी प्रकल्पित श्रेणी में रखना हो रखिए, लेकिन नहीं, हम नहीं रखेंगे। आप जनता को कृपया मूर्ख बनाना बंद कर दें। जनता को कृपया मूर्ख बनाना बंद कर दें, क्योंकि किसी भी एक्ट के अंदर कोई प्रावधान संगठित और असंगठित अपराध का नहीं है। सफेदपोश अपराधी होता है, सफेदपोश अपराधी होता है जिसको गैंगस्टर एक्ट में परिभाषित किया गया है। मैं आपको कानून भाई काना भाई पुलिस स्टाफ आपको चीजें कह रहा हूँ, हवा में बात मत फेंकिए, आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी समाज में। मैं सुन लीजिए मेरी बात, सफेदपोश अपराध दूसरी चीज होती है और संगठित असंगठित की बात मत कीजिए, क्योंकि अपराध में 7.30% की अभिवृद्धि हुई है। खेमका साहब को शायद NCRB के आंकड़े नहीं मालूम है, क्योंकि एक व्यापारी आदमी है, उनको अपने व्यापार से मतलब है, इसलिए वो बात कह रहे हैं। दूसरा आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो व्यापार, लेकिन कपिश श्रीवास्तव, अगर आपके नजरिए से एक खामियां हैं और उसके बावजूद भी निवेशक आ रहे हैं, तो फिर इसे हम क्या समझें? अगर इतनी कमियां हैं, व्यवस्था लचर है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अपराध बढ़ा है, बावजूद इसके निवेशक आ रहे हैं, तो इसे हम क्या समझें फिर? निवेशक नहीं आ रहे राजेश भाई, मेरी बात आप सुन लें, आपको प्रूव कर दूंगा कि नहीं आ रहे। हाँ। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि एक चीज इनकी मैंने अपराध वाली बता दी कि पहले से बढ़ गया तो कम नहीं हुआ, इसलिए वो आकर्षण करने का कोई बिंदु नहीं। दूसरी चीज होती है व्यापार बढ़ाने के लिए रोडों की अच्छी व्यवस्था होती है। हाँ। तो इन्होंने कोई रोडों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दी। पूर्वांचल एक्सप्रेस हुए आज तक नहीं बढ़ा, जो कॉरिडोर ये बना रहे थे डिफेंस का वो आज तक नहीं बना, एक फुट भी उस पर काम नहीं हुआ। और जितनी सड़कें थी, इनके NH के पास पैसा नहीं है
इसलिए बीच में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड पर काम नहीं हुआ, इसलिए रोड भी नहीं सही है, इसलिए उस पर भी आकर्षित नहीं है। कबीर जी फिर ये आंकड़े क्या है? ये झूठे आंकड़े हैं जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। निवेश आया, अगर हमें फैक्ट्री लगी है, जूते की फैक्ट्री आई है, काफी देर बाद आई है मोनिका जी, तो मुझे कह लेने दे। तीसरी बात इन्होंने बिजली की कही थी। आप खुद देख चुकी होंगी कि मैं यहाँ निवेश कर रहा हूँ और रह रह करके मेरी पूरी तस्वीर काली हो जा रही है। उसका मतलब ये है कि गोरखपुर शहर जो योगी जी का शहर है, उसमें बिजली जो है लगातार आ रही है और जा रही है। ये तो कबीर जी नहीं, सवाल ये है कि आप कमियां बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार को आप रियलाइज करवा रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े फिर क्या हैं? जो सवाल मेरे सहयोगी ने किया उसका जवाब तो दीजिए। मुल्का जी, मैं आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि हाथी ना हिल रहा है न डुल रहा है, हाथी ना सांस ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको कहना चाहिए हाथी मर गया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बिजली का ये आलम है कि एक भी यूनिट प्रोडक्शन केंद्र इनके द्वारा नहीं बैठाया गया। सूरत से तो अरे कबीर जी देखिए, सवाल ये है कि आंकड़े जो बता रहे हैं वो आंकड़े झूठे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप ये मानते हैं आंकड़े झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं, इसलिए झूठे हैं कि अभी पृथ्वी पर नहीं आए हैं। ठीक है, एक सेकंड, इससे आर्थिक पहलू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासत अपनी जगह, राजनीति पक्ष विपक्ष करेंगे। मनीष जी, आप ये बताएं कि अगर 45,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जैसा कि करार में किया गया आएगा, निवेशक 10 से ज्यादा बड़ी कंपनियां विदेशी उत्तर प्रदेश में आएंगी, इसका क्या असर होगा? और क्या विपक्ष जिस नजरिए से देख रहा है कि ये कुछ नहीं है, हवाई बातें हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं निवेश आएगा, उसमें कितना दम दिखता है? सच्चाई में अगर हकीकत जमीनी समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? राजेश भाई, आप तो खुद ही कह रहे हैं आएगा, जो चीज भविष्य पर आधारित हो गई। ठीक है कपीश जी, मनीष जी से समझते हैं, अगर आपकी आपत्ति होगी तो जरूर उस पर दर्ज कराएंगे। मनीष जी। जी राजीव जी, है क्या कि आरोप लगाने के लिए आरोप लगाए तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर स्पष्ट तरीके से अगर विपक्षी दल राजनीति करें तो वो भी एक हमारे देश बराबर कष्ट होता है कि जिन बातों को वास्तव में विपक्षी दलों को उठाना चाहिए, उन बातों को वो उठाया नहीं जाता है। जैसे अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मुझे लगता है उसमें विपक्षी दल भी बहुत आकलन करते होंगे कि कौन नाराज होगा या कहाँ से वोट बढ़ेंगे, कहाँ से घटेंगे। तो बजाय इसके अगर हम लोग विकास को सर्वोपरि माने और जो है के प्रदेश के हित को खेमका साहब, क्या विकास यही है कि 40% की बेरोजगारी हो जाए? क्या विकास यही है कि निर्यात आपका घट जाए? क्या विकास यही है कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जो है वो -23.9% हो जाए? कैसे आप कह सकते हैं कि फिर उसके बाद बहुत अच्छी? कपीश जी देखिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वो आर्थिक तौर पर समझा रहे हैं, उन्हें समझाने दीजिए। मैं खेमका साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का नहीं सही, बिजली के बढ़ाने में इन्होंने एक यूनिट नहीं बढ़ाई, इन्होंने जो है सड़क पे जरा भी काम नहीं किया, और देश में बेरोजगारी 40% है, 1.9% की बेरोजगारी उत्पाद कर रहे हैं, और निर्यात के आंकड़े गिर गए हैं, उत्पादन माइनस में जा रहा है। तो इनको ये हरियाली का मौसम कैसे दिखाई दे रहा है? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ कि खेमका साहब बताइए कि आपको ये हरियाली का मौसम कैसे दिखाई दे रहा है? हम भी अंधा होना चाहते हैं, हम भी हरियाली देखना चाहते हैं। नहीं, वो खेमका जी जब सही उत्सव की बात करें तभी अच्छा है। अगर वो भाई उत्पादन माइनस में चल रहा है, जीडीपी माइनस में चल रही है, बेरोजगारी असीमित चल रही है, 40% बेरोजगार हो गए हैं। कपीश जी, जब ये अगर ये कंपनियां जो करार हुआ है, इससे रोजगार भी तो मिलेगा ना, इससे रोजगार के अवसर भी तो बढ़ेंगे और यूपी के लोगों को ही, युवाओं को ही मिलेगा। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो इससे कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या तो हल होगी ना। राजेश भाई, क्योंकि आप लीगल पर्सन से बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। हाँ। एएमयू कोई एएमयू जो है वो संविदा नहीं होती है, क्योंकि करार और संविदा में अंतर होता है। उसी समाजवादी करार और संविदा में अंतर होता है। ये इन्होंने करार किया है, संविदा नहीं की है। पलायन हुआ। पहले आप समझ लें इस तरीके से, ये करार इसीलिए धरती पे नहीं उतरते क्योंकि संविदा नहीं बन पाते, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, ये करार ही रह जाते हैं। अगर संविदा नहीं तो अगर ये करार फिर दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हुए? ये दिल्ली में, ये हरियाणा में, ये दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हुए? ये फिर उत्तर प्रदेश में क्यों हुए? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे राज्यों में हो रहे हैं। 3 से 4 कोरोना काल चल रहा है,
सारे राज्यों में आकर्षित हो रहे हैं और एमयू कर रहे हैं, लेकिन वो उनको और जयप्रकाश जी आप संतुष्ट कीजिए, चूंकि कपीश जी लगातार हर बार जो भी सवाल खेमका जी से पूछा उनको आपत्ति इस बात की है कि व्यवस्थाएं चरमरा रखी हैं, जो करार किए गए हैं वो उनसे कुछ उसका फायदा नजर नहीं आएगा, उनका सीधा तौर पर यही कहना है। नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि कपीश भाई सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। समाजवादी संस्कृति है, वो एंकर से भिड़ जाएंगे, अगर कोई एक्सपर्ट बैठा है उससे भी भिड़ जाएंगे। अरे भैया हम तो दोबारा आपसे पूछ रहे हैं, आप उत्तर ही नहीं दे पा रहे हैं। आप जानबूझ के भ्रमित करने के लिए संगठित पे जा रहे हैं। 7.30% का अपराध बढ़ गया है, तो मैं कहूँगा नहीं कि अपराध बढ़ गया है क्योंकि वो व्यापारी आदमी है, तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग एसडीआरपी के आंकड़े को जान रहे। मैं तो कह रहा हूँ तो उनको खेमका साहब को कहना पड़ेगा, वो व्यापारी है, लेकिन बावजूद इसके मैं उससे पूछ रहा हूँ कि जिस देश की जीडीपी माइनस में जा रही हो, जिस देश की का उत्पादन माइनस में जा रहा हो, जिस देश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो चुका हो, जिस देश के अंदर सरकार ने 6 वर्षों में 49% कर्जा बैंकों में लिया हो, जब कोई आरबीआई का रिजर्व 3 लाख करोड़ रुपए खा ले, वो कौन सी कंडीशन ऐसी मानते हैं कि सप्लाई भरपूर है। मैं पहले ही 4-5 कारण गिना चुका हूँ। यूनिवर्सल है, किसी भी आरबीआई ध्यान देगी, व्यवसाय निश्चित मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड मैं चाहता हूं इस चर्चा में एक निष्पक्ष पहलू भी निकले, क्योंकि राजनीति से अलग हटके अगर कोई सकारात्मक पहल हो रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड जयप्रकाश जी, कपीश जी, मनीष, खेमका जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राजेश जी, जैसे सभी विपक्षी दल के नेता बोल रहे थे, रोजगार की बात है कि रोजगार इस समय बड़ा गंभीर मुद्दा है और रोजगार बेरोजगारी काफी बड़ी है, लेकिन कोरोना की वजह से बढ़ी है। सरकार उसमें जो है जितना संभव वो प्रयास कर रही है। जैसे अभी बात हुई कि साहब नेता जो है रोजगार नहीं है, तो मैं जो भी विपक्षी दल है उनसे इस बात का मैं पूछना चाहता हूँ। मनीष साहब एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मोदी जी ने जब सरकार तो ये कहा था, जब कोरोना काल नहीं चल रहा था तो उसी समय हमारे उद्योग माइनस में चले गए थे, उसका प्रोडक्शन उनका माइनस में चल रहा था। कपीश जी थोड़ी देर का वक्त दीजिए मनीष जी को, उन्हें कुछ समझाने दीजिए। आर्थिक पहलू भी हर चीज का देखना होता है और एक निष्पक्ष यहाँ पर विचार भी सामने आना चाहिए। बाद में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है कपीश जी, वापस आएंगे आपके पास। हम तो आपको आंकड़े के साथ बातें रख रहे हैं, हम बात कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मनीष जी। मनीष जी मेरे आंकड़े को काट दें। मनीष जी अपनी बात रखें। मनीष आप सुन पा रहे हैं? जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं राजीव, जैसे मैंने वही कहा कि राजनीति रचनात्मक हो तो उसका फायदा सभी को होता है। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। जैसे एक बिजली का अगर हम मामला ले लें, बिजली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज के चैनल के माध्यम से मैं इन विपक्षी के भी जो है भारतीय जनता पार्टी के भी जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं उनको भी एक बात उनके ध्यान लाना चाहता हूँ। शायद आपके चैनल के माध्यम से कुछ कार्रवाई सरकार कर ले। ओपन एक्सेस का एक मामला है, जैसे कि सोलर एनर्जी को जी कोई सरकार ये कैसे माना जा सकता है जिस देश की जीडीपी माइनस में चल रही है, जिसके उद्योग के निर्माण माइनस में चल रहे हो, वो देश बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत बढ़िया हरियाली चल रही होगी, ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसी चीज अभी जो है इंडस्ट्री के लिए अभी अलाउड नहीं की गई है। तो कायदे से मुझे लगता है कि यदि सत्ता पक्ष के लोग भी हैं और विपक्ष के भी लोग हैं, तो इन चीजों के ऊपर ये जो सकारात्मक पक्ष है इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए कि अगर इंडस्ट्री को इसकी परमिशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि जो $1 ट्रिलियन बनाने होना है वो सच हो सकता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर जो है विपक्ष को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी चीज दिखती नहीं है। ठीक है मनीष जी। जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले जावेद जी का रुख करते हैं। देखिए मेघना जी, मैंने मनीष जी की भी बात सुनी, जेपी जी की भी बात सुनी, आपको भी सुन रहे हैं। हाँ। देखिए चीजें क्या है, 2007 के पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ढोल तमाशा करके बड़ा एक इन्वेस्टर समिट हुई थी। उसमें भी लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के करार हुए थे, लेकिन क्या वो करार धरातल पर उतर पाएंगे? करार ही हुए हैं। इन करार के लिए कोई भी इन्वेस्टर बात नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में करेगा। ये 300 करोड़ की जो बड़ी चर्चा है,
आप बताइए कि 300 करोड़ रुपए का जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर में फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है? ये केवल वहां पर जो जूता उद्योग है, जो वहां पर इंसलरी पहले से काम कर रही थी, उनको ऑर्डर दिए गए हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। ये अभी जो चीज में जो सस्ता श्रम मिल रहा था, ये वहां पर जो तमाम राजनीति हुई है कोरोना काल में, जो तमाम समस्याएं खड़ी हुई है, अपने देश की कूटनीति को देखते हुए उन्होंने भारत की तरफ एक ने रुख किया, लेकिन एक ही ने अभी रुक किया, एक सिंगापुर की ना आने की स्थिति में है कि वो जावेद जी देखिए, आप अभी कह रहे हैं कि शोरगुल किया जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं, तो जब कुछ नहीं होगा तब विरोध कीजिएगा, पहले से विरोध करने से क्या फायदा? सरकार तो भी दावे कर रही है, दावे को फेल तो होने दीजिए। जो दावे कर रही है उस दावे की सच्चाई भी 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतरेगा। हम सिर्फ यूं ही मान ले, आप आंकड़े फर्जी आंकड़ेबाजी करते रहे, एनसीआरबी में आपने फर्जी आंकड़ेबाजी कर ली। एक महीने में उत्तर प्रदेश में बलात्कार रुक नहीं रहे, बच्चियों के भेजे तक निकाल के खाए जा रहे हैं हत्या करने के बाद, और उसके बाद आप कानून व्यवस्था कहें अच्छी है। आपके दो IPS फिरौती वसूलने में, रंगदारी वसूलने में फरार चल रहे हैं, एक फरार है, एक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। आप जब इस तरीके की झूठी बातें करेंगे तो विपक्ष सत्ता से सवाल पूछेगा, लेकिन यहाँ परंपरा बदल गई कि मनीष जी जैसे भाजपा के समर्थक लोग विपक्ष से सवाल करने लगेंगे। अरे प्रभु, आप जरा झांक के देखिए, आप धनपति लोग हैं, जमीन पे क्या सच्चाई है? आप निजी सुरक्षा घेरे में, आप महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं। आइए रायबरेली में मालूम है कल क्या हुआ है? किसान का धान सरकारी क्रय केंद्र में व्यापारी खरीद रहा है। किसान का धान जब मीडिया में उसको उठाया, तब जाके अधिकारी जाके 800 रुपए 900 रुपए ले आप किसान को लूट रहे हो। आप किस तरीके से लूट कर रहे हैं? तो आप सरकार की जो नीयत है उस पर विपक्ष के सवाल को उठाने का अधिकार भी आप छीन लेना चाहते हैं कि हम सवाल भी ना करें। जावेद जी सवाल बिल्कुल कीजिए, लेकिन जो सवाल और विरोध आप जाहिर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं ऐसा, नहीं होगा, उसकी बाद की बात की जाएगी। फिलहाल आप आंकड़े को झुठला रहे हैं। बिल्कुल, और देखना होगा कि जो करार हुए हैं। जावेद जी सवाल आपके साथ हम भी खड़ा कर रहे हैं, जो लाजमी सवाल है वो हम भी खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल जावेद जी, चाहे कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम बिंदु है जिसको लगातार हमने उठाया है, उस पर सवाल पूछे हैं, लेकिन अब जो निवेश अगर आ रहा है तो उस पर भी जाहिर है सकारात्मक पहल है, उसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, वक्त की मेरे पास कमी है, आपसे सिर्फ एक प्रश्न है। हाँ, हमारे देश से गुजरती है सोलर एनर्जी पे, अगर ये काम कर लिए होते तो मोदी जी को ग्लोबल अर्थ सेंचुरी अवार्ड। चलिए, वो एक अलग विषय है, लेकिन देखना होगा ये जो करार हुए हैं उसका परिणाम क्या होगा, आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया जावेद खान, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष जी आपका भी, जयप्रकाश बहुत शुक्रिया, और कपिल श्रीवास्तव चर्चा में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल कई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि निवेशक जो आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होगा, और इसका क्या परिणाम होगा आने वाले दिनों में, ये देखा जाएगा।